नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बजट की, यूनियन बजट की। और यूनियन बजट को लेके हर कोई, कि पूर्ण बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरिम बजट है और इससे भी उम्मीदें होती हैं। चुनावी साल है, फोकस होता है कि सरकार किस तबके को टारगेट करती है। दो चीजें मैं देख पा रहा हूं। एक, लगातार हम सुन रहे हैं मोदी की गारंटी, और दूसरा, अक्सर मोदी जी अपने स्पीच में कहते हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, वो है महिला, किसान, युवा और गरीब मजदूर। तो उनको लेकर के ये तो माना जा सकता है कि 4 वर्ग को जरूर छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स की थोरम्स में साफ बताया जाता है कि अगर पैसा आपके पास में है तो मार्केट में आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, वो सर्कुलेशन में आएगा, वो पैसा आपके पास में किसी न किसी माध्यम से आएगा, वो आपकी खुशहाली का प्रतीक होगा। बोनस दिया जाता है कर्मचारियों को, तो व्यापार में उम्मीद होती है कि पैसा मार्केट में आएगा दीपावली पर। इसी तरह से नरेगा में भी अगर पैसा आता है तो गांव के दुकानदार को ये उम्मीद होती है कि ये पहले केवल आलू के साथ एक सब्जी बना के काम चला रहा था, मुझसे दाल भी लेगा, बच्चों के लिए साबुन भी लेके जाएगा, टॉफी चॉकलेट भी लेके जाएगा। ये एक हमारा एक सिस्टम बनता है। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेश अग्रवाल साहब हैं, राजस्थान 40 के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ किशन लाल मेघवाल साहब रेलवे के पूर्व अधिकारी हैं, और हमारे साथ चारू गुप्ता जी जुड़ रही हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। गुप्ता साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आज भी अगर एमएसएमई सेक्टर की आप अगर गाड़ी रोक सकें थोड़ी देर के लिए तो, क्योंकि हाँ जी, अग्रवाल साहब, आज भी अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और मनी सर्कुलेशन की भी बात करें तो वो भी। तो क्या लगता है आपको कि ये निर्मला सीतारमण साहब का छठा बजट है, मोदी सरकार का बजट है? ये बजट अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। रिकॉर्ड इस नाते कि मुरारजी देसाई के बाद निर्मला जी होंगी जो ये बजट छठी बार पेश कर रही हैं। तो किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? जी जी, सुरेश जी, सुना आपने मुझे कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं बजट से? चले, मैं आपके पास में आऊंगा। मैं पहले रेलवे को लेकर के चर्चा करना चाहूंगा। मैं किशन लाल जी के पास में, मुझे ध्यान है कि 2 बजट पहले मेघवाल साहब ने कहा था कि देखिए, वक्त बदल रहा है, अब हम केवल इस बात को लेकर के खुशी जाहिर नहीं कर सकते कि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक बन गया। वो ट्रैक मुझे लगता है कि काफी आगे काम चल रहे हैं। कि जिस तरह से एक वक्त था कि नैरो गेज से हम ब्रॉड गेज में गए थे, तो वो एक आवश्यकता थी। सर, अब क्या लगता है आपको? क्योंकि बजट मर्ज कर दिया गया है, एक ही बजट आता है, लेकिन सेगमेंट उसमें रेलवे का दिया जाता है। आप चाहें तो बजट उसमें एलोकेशन आप सेपरेट भी कर सकते हैं, शायद की भी जाती है हर सेगमेंट में। अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, इंटरिम बजट है, लेकिन अनाउंसमेंट का राइट है गवर्नमेंट के पास में। देखिए, पिछली बार भी मोदी सरकार ने शानदार बजट दिया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेषकर रेलवे में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा था। 2,40,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट था, 2.4। और उसका शेयर था वो उत्तर पश्चिम रेलवे को मिला था। उत्तर पश्चिम रेलवे को भी जो मिला था खर्च, वो करीबन 25% पिछले वर्ष से ज्यादा था। और काफी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, सिंगल लाइन से डबल लाइन करना। अभी जैसे दिल्ली से अहमदाबाद डबल रूट हो गया है, डबल लाइन। इसी तरह से जोधपुर से जयपुर के साथ ये भी रूट डबल हो गया है। और उत्तर पश्चिम रेलवे में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में करीबन 85% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये सब विकास की तरफ इशारा करती है। और इससे क्या है, नई ट्रेनें जैसे हाई स्पीड ट्रेन भी इस रूट में चलेगी। वंदे भारत ऑलरेडी 3 वंदे भारत चल रही है, एक जोधपुर अहमदाबाद के बीच में चल रही है, एक जयपुर दिल्ली के बीच में चल रही है, एक उदयपुर जयपुर के बीच में चल रही है। और भी डबल, और भी वंदे भारत भविष्य में आएगी, और जिनकी अंदर सुविधाएं भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, समय भी बचेगा, तो आम आदमी को फायदा होगा। और रेल नेटवर्क भी साथ साथ बढ़ रहा है, क्योंकि डबल लाइन बन रही है। और कुछ जो नए रूट है जो पहले बंद थे, अब डबल इंजन की सरकार की वजह से सारे रूट भी शुरू पहले भी हो चुके थे और शुरू हो रहे हैं। तो देश विकास की तरफ जा रहा है, देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसमें कोई बात अदरवाइज सोचने की है नहीं। और मुझे पूरी आशा है कि इस बार भी बजट
में घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आएगी और रेलवे के पैसेंजर अम्यूनिटी के बारे में भी, जैसे अमृत भारत स्टेशन है, 85 स्टेशन अपने प्रदेश को मिले हुए हैं, 550 रेलवे पे, तो प्रदेश का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और प्रदेश के अंदर रेलवे का नेटवर्क काफी तेज गति से बढ़ रहा है। और ये हाई स्पीड जो कॉरिडोर है जिसका ये 160 किलोमीटर भविष्य में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका काम भी काफी तेज गति से चल रहा है और उससे और जो हमारा जर्नी पीरियड है वो कम होगा तो यात्रियों को ज्यादा सुविधा होगी, यात्री जल्दी पहुंचेंगे गंतव्य स्टेशन पे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं उसके साथ में आप क्वालिटी भी दीजिए। क्वालिटी आपके स्टेशन की भी होनी चाहिए, आपकी यात्रा के लिए भी होनी चाहिए। आपको सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी को लेकर के, अब सीसीटीवी कैमरे की भी बात कर दी गई है, तो ये चीजें होनी चाहिए। वंदे भारत का सफर लोग करते हैं, एक सुविधा बनी है हमारे लिए। इस बजट जब आ रहा है अंतरिम बजट, उस दौरान गिनाने के लिए होंगी कि हमने इतनी वंदे भारत शुरू कर दी हैं। देखिए 3 वंदे भारत तो हमारे प्रदेश में चल रही है और भी वंदे भारत चलेगी। हमारा खातीपुरा सैटेलाइट है, जयपुर का एक विकास हो रहा है, उसको सैटेलाइट स्टेशन डेवलप किया जा रहा है और वो भी काम काफी हो चुका है, उसकी भी शुरुआत होगी, तो वहाँ मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी आएगी, तो प्रदेश में नई वंदे भारत भी आएगी। और साइड टूर, क्योंकि हमारा टूरिज्म प्रदेश है, तो इससे को ध्यान में रखते हुए कोई हाई स्पीड टूरिस्ट ट्रेन आने की भी संभावना है, क्योंकि ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में अभी आए भी हैं, उन्होंने सभी चीजों का मुझे तो लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी जयपुर को रीजनल हेडक्वार्टर भी बना सकते हैं कि दिल्ली में और क्राउडेड रहती है, परेशानी है, तो जयपुर को आप उसमें यूज कर सकते हैं और राजस्थान का सौभाग्य होगा। प्रधानमंत्री जी के लिए तो पूरा देश है, बट क्योंकि प्रदेश में अभी इन्होंने समय आके यहाँ निकाल दिया है, तो इससे इंडिकेशन है उन्होंने। चले मैं लौट रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस लौटूंगा, सुरेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, मेरा सवाल जो था एमएसएमई सेक्टर को लेकर के, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आज भी देश का, वो चाहे सॉफ्टवेयर में आते हो लोग, दूसरे में आते हो, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में सारे लोग आते हैं, तो क्या कह सकते हैं इस बार कि इस सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए इसी ओर? नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल एक अच्छा आपने सवाल पूछा है। लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10वां बजट पेश किया जाएगा और बजट आए हैं उनमें सबसे ज्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किए गए हैं या कृषि के लिए बजट पेश किए गए हैं। और इस बार हम उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि हम आने वाले 2 या 3 साल में वर्ल्ड की तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो जरूर ये व्यापार उद्योग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। एमएसएमई को कई जगह पे बहुत सारी रियायतों की जरूरत है, खासकर जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं। एक्सपोर्ट में पहले जितने सब्सिडी या कुछ डिस्काउंट मिलते थे वो आज नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट जितना हमारा बढ़ना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एमएसएमई अपने आप बढ़ेगी। एमएसएमई के कुछ प्रावधानों में भी पिछले दिनों में 43B को लेके भी बहुत सारा संशय बाजार में चल रहा है और उम्मीद है कि इससे वो पूर्ति होगी, उसकी हमने पूरा वहां पे सरकार को दिया भी है। और साथ के साथ जो बैंकों से जो रियायत मिलती है लोन पे, इंटरेस्ट पे, वो एमएसएमई के लिए है, पर एमएसएमई सिर्फ इंडस्ट्री को ही जोड़ते हैं। उसमें जरूरी है कि उसको ट्रेडर को और एक्सपोर्टर को जोड़ा जाए ताकि ये और ज्यादा ग्रो कर सके और देश की इकोनॉमी में ज्यादा सहायक हो सके। जी बिल्कुल, मैं चारू जी आपके पास में आना चाहूंगा। मोदी साहब के 4 जातियां बनाई हैं उन्होंने कि मेरे 4 जातियां हैं, किसान, महिला, मजदूर और युवा। महिला उनकी जातियों में एक जाति है, तो क्या लगता है कि रसोई के बजट या महिलाओं, विमेन सिक्योरिटी, विमेन एम्प्लॉयमेंट या विमेन एम्प्लॉयर बने, तो इस ओर क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं इस बार? अनम्यूट करिए चारू जी, आपके यहां से म्यूट है। म्यूट है अभी आपके यहां से, मैं आप अनम्यूट करिए। भगवान सिंह जी भी म्यूट करे हुए हैं। सिंह साहब आपके यहां से भी म्यूट आ रहा है, आप अनम्यूट करिए। मैं जब तक डिफेंस को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। जी भगवान सिंह जी। अब युगेंद्र जी, मैं डिफेंस के बारे में बोलूं अभी? हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं देख रहा था जब अभिभाषण पढ़ रही थी राष्ट्रपति जी, तो कहा कि हमारे यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोडक्शन जो
डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। देखिए बात सही है, क्योंकि जो इन्होंने दो साल पहले दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डिक्लेयर किए थे, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में जी। लेकिन उनमें काम बहुत स्लो है, बहुत धीरे है। और आपको पता है डिफेंस का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उसमें बहुत का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत सारे वेंडर्स उसमें शामिल होते हैं। तो ये एक किस्म की एक कल्चर होती है, इन्वायरमेंट होता है जो इंडस्ट्रियल जो जैसे कोई सेज है या ऐसा कोई सेपरेटली अलग डिफेंस को की तरह कोई, और उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों और वहीं पे उनका आपस में जो भी तालमेल हो वो किया जा सके। लेकिन हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छी है, लेकिन पहली बात तो मेरे ख्याल से फंड्स की कमी होगी या क्या कमी है पता नहीं है। स्टार्टअप्स भी बहुत सारे नहीं आ रहे हैं और जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो थोड़े जो पार्ट्स और कुछ व्हीकल्स और ये बना रहे हैं, लेकिन ये मामूली है। बड़े इक्विपमेंट, शिप्स, टैंक्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये क्या है, दीज रिक्वायर लॉन्ग आर्मी और बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे इंडिजिनस डेवलपमेंट, क्योंकि रफाल लेके आगे फ्रांस और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने लग के पार्ट्स वगैरह लगा के, तो वो आप खुद का निर्भर नहीं है, आप वहां से निर्भर है। आपको आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि आप यदि आज युद्ध हुआ हमारा पाकिस्तान या चाइना से, तो हमें जो भी वार वेस्टेज रेट होती है उसके मुताबिक हम प्रोडक्शन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे उदाहरण पर यूक्रेन में रशिया के 60,000 शेल्स रोज आर्टिलरी के फायर होते हैं। नाउ आप देखिए 60,000 रोज आर्टिलरी शेल्स फायर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब कितना बड़ा होगा, उनकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कितना बड़ा होगा, रोज की प्रोडक्शन कितनी बड़ी होगी। हमारे क्या है ये एक तो हो तो क्या हो, कुछ भी नहीं होगा। स्मॉल आर्म्स भी हम नहीं प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे यहाँ स्मॉल आर्म्स की, वेपन्स की, एमुनिशन की भी कमी होती है। बिल्कुल है कि जब भी कोई हमारे बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है और सीरियस सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स डिफरेंट कंट्रीज में भागते हैं स्पेयर पार्ट्स लाने के लिए, ये इक्विपमेंट लाने के लिए, एमुनिशन लाने के लिए। तो ये आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा बजट में कुछ पैसा डालें इसके लिए अलग से कैपिटल बजट, क्योंकि जैसे पूरी 5 लाख के करोड़ का हमारा बजट होता है तकरीबन ना, उसमें बहुत सारा सैलरी, पेंशन, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ सिस्टम है एक साल मेरे ख्याल में 15% के आसपास से आप लोगों का जो है लगभग 85 के आसपास चला जाता है, और उसमें 15% के अंदर आपको डेवलपमेंट करना है, आपको विजन जो लेकर के चल रहे हैं आप उसको धरातल पे उतारना है। क्या है, पहली बात तो हमारा बजट चाइना से 1/3 है। हम अमेरिका से कंपेयर ही नहीं कर रहे, हम तो चाइना से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा बजट जो होता है डिफेंस पे वो हमेशा 1:3 या 1:4 के बराबर होता है। यानी चाइना यदि 4 रुपीज करती है तो हम 1 रुपया खर्च करते हैं। हाउ कैन वी कम्पीट विद देम? उनकी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो आज इतना बड़ा है, फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं, इतने शिप्स, सबसे ज्यादा जो वॉरशिप्स बनाई है वो चाइना ने आज बना रखी है। और उनका धड़ल्ले से इवन कैरियर जो है ना, जो जिसको बनाने में 20-25 साल लगते हैं, उन्होंने 5-6 साल में बनाए। तो इसलिए उसके तर्ज पे हमारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि डिफेंस अपने आत्मनिर्भर होना है, अपना खुद का बेस बनाना है, तो उसके लिए तो बजट में काफी, ये जो बजट करते हैं 15-20% वाला, उससे काम नहीं चल पाएगा। चलिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि डिफेंस की ताकत बनानी है तो आपको वो पैसा देना होगा। ये ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी का मानना है, रक्षा विशेषज्ञ। चारू जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मोदी जी ने 4 जातियां इन दिनों चर्चा में हैं, उनमें से एक महिला भी है, तो किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए, जब हमारा बजट जो है वो महिला मंत्री ने बनाया है, निर्मला सीतारमण जी ने, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा महिला पे होगा और वो उनको केंद्रित करेंगी और उनकी महिलाओं की जो एजुकेशन है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनकी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा, महिला जो है वो एक रसोई गैस से वो जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं, तो हमको ये अपेक्षा भी है कि कहीं ना कहीं रसोई गैस वाले जो मुद्दे पे है वो कुछ उनमें हमको राहत मिलेगी। और इसके अलावा तो आपका कहना उज्ज्वला जो का महिला थोड़ा दायरा बढ़ा जाना चाहिए, महिला होती है जी, क्योंकि उसका कुछ दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बाइफिकेशन किया हुआ है कि उज्ज्वला किन महिलाओं को मिलेगा, तो वो अब बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस चेंज हो गई हैं। बहुत लंबे समय पे ये कैटेगराइज किया गया था, उसको आज चेंज करने की भी जरूरत है। और महिलाओं को जो स्पोर्ट्स को लेकर के, इसमें मुझे लगता है कि वो कुछ बहुत अच्छा ध्यान देने की बात करेंगी। शिक्षा के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेंगी, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और देश की प्रगति और विकास के लिए काम कर रही है, तो उनको निर्भया फंड के अंतर्गत मुझे थोड़ा सा दायरा और बढ़ाने की जरूरत है कि महिलाओं को जो हॉस्टल की सुविधाएं हैं, ताकि अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में या दूसरी जगह से बाहर आकर के रहती है तो वो सेफ्टी के साथ रह सके, इस तरह का कुछ ना कुछ वो समावेश होगा। और ग्रामीण महिलाएं जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, वो कैसे एकजुट करके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की प्रगति में सहयोग कर सकती हैं, ऐसी कुछ योजनाओं पे मुझे पूरा विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी फोकस करेंगी। बिल्कुल, क्योंकि एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि छठा बजट वो पेश करेंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई साहब ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट पेश किए थे, 6 बजट एक साल, हर साल। सुरेश जी के पास में वापस जाना चाहूंगा। सुरेश जी, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको लेकर के आजकल एक दौर चल रहा है सरकार के अंदर कि पुराने कानून में हटा करके नए आज के आधार के कानून बनाए जाए, पब्लिक ओरिएंटेड कानून हो, किस तरह की जवाबदेही हो सकती है, न्याय कैसे सुलभ हो सकता है। न्याय केवल यही नहीं कि अदालती न्याय हो। आप लोग बहुत सारे टैक्सेस का सामना करते हैं, हर बार जब हम बात करते हैं तो इसे और सरल करने की बात की जाती है कि जीएसटी बना दिया, ठीक है, ये भी एक माना जाना चाहिए कि अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन में हम लोग अब बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि सरकार को टैक्स को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के कुछ दायरा बढ़ाना चाहिए, फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जीएसटी को, सबसे पहले हम जीएसटी की बात करें। जीएसटी एक अच्छा कानून है, हालांकि शुरू में सभी का विरोध था, पर आज ये लगता है कि जीएसटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उस टाइम के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी लाए, तो ये एक अच्छा कानून है। आज के तारीख में सबने एक्सेप्ट किया है। बट इसके प्रावधानों में भी कई जगह अभी भी ऐसी न्याय प्रक्रिया के तहत आता है जहाँ फटाफट जेल ये वो, तो उसमें थोड़ा सा सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि इसकी प्रक्रियाएं जो है वो थोड़ी सी ईजी की जाए। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर हमारा कोई गलती से भी कोई एरर आ गया, उसके लिए भी उसके प्रावधान बड़े कड़े हैं, उसको थोड़ा सा सरकार को इसमें ठीक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनकम टैक्स में हमारा सुझाव है, अभी गया भी है हमारा सुझाव और मीटिंग भी की है कि 10 लाख रुपए तक की इनकम में छूट दी जानी चाहिए। एटीसी के तहत 2.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए उसको 2.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें अभी अमाउंट बहुत कम है। और आज आने वाले टाइम में जैसे हम हालात देख रहे हैं कि बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो पेंशन स्कीम की दायरा भी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 20,000 25,000 कर देता है, तो उसको भी 80% छूट दी जानी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मैं आप सफर कर रहे हैं सुरेश जी, आप लेफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पैनल हमारा जारी रहेगा। आपका हमने स्टेटमेंट जो हमारे जरूरी था वो हमने लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मेघवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी बात की थी। मेघवाल साहब, एक बात आती है कि क्वालिटी को लेकर के कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है रेलवे को जो इस बजट में किए जा सकते हैं। देखिए, क्वालिटी के लिए एक तो स्टेशन के ऊपर पैसेंजर काफी समय स्पेंड करते हैं और दूसरा ट्रेन के अंदर करती है। और तो स्टेशन को तो सारा का सारा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाई जा रही है और सारे नई स्टेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि 85 स्टेशन अपने प्रदेश के भी लिए है और उन स्टेशनों को
ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी जिससे कि उनको सारी सुविधाएं वहाँ स्टेशन में मिल जाए, तो बाहर नहीं जाना। प्लेटफॉर्म टिकट को कुछ कम किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा भार है, इतना पैसा किसी को छोड़ने जा रहे हैं, इतना पैसा देना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे देखिए, आज भी एक सोच की बात बताता हूँ आपको कि 25, 30, 50 लाख की गाड़ी लेके घूमेंगे, लेकिन 20 रुपए की पार्किंग की पर्ची से हम कैसे बच सकते हैं, 50 रुपए के टोल से कैसे बच सकते हैं, वो हमारी थोड़ी सी मेंटेलिटी है बनी हुई है अभी भी। ये ऐसा इशू है। हमारे रेल मंत्री हैं, वो बड़े मतलब विजनरी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री विजनरी है, तो उन लोग की वजह से ऐसी सुविधाएं क्रिएट की। आज आप घर टेलीफोन पे रिजर्वेशन करा सकते हैं, टेलीफोन से ट्रेन किया, करेक्ट टाइमिंग। सर वो रिफंड जो है, वो रिफंड उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाए मेघवाल साहब, वो रिफंड जो है उसको भी थोड़ा सा स्मूथ बनाया जाना चाहिए। चाहते हैं कि अब वो ब्लॉक करने की रिजर्वेशन नहीं कराए, लोग अपने जहां उनको जरूरत है वहीं रिजर्वेशन करवाए। उसके लिए तो उनको तो सोचना तो चाहिए पहले कि वो क्या रहा था। मैं चाह रहा था कि 5 डायरेक्शन में रिजर्वेशन करा के बैठता हूँ, फिर मैं एक को कैंसिल कराता हूँ, फिर दूसरी जर्नी करता हूँ, फिर तीसरे में किसी और आदमी को भेजता हूँ। उन सबको रोकने के लिए किया है। बट आपका सुझाव सही है, रिफंड को थोड़ा इसको इजी और कस्टमर फ्रेंडली करना चाहिए, जिससे कि लोगों को जो अभी असुविधा हो रही है उसमें सुविधा बढ़ेगी। बिल्कुल। चारू जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि सफर की बात चल रही है और रेलवे से जुड़ी, क्योंकि रेलवे का बजट मर्ज कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ा पैसा तो मिलता ही है। अभी क्या लगता है आपको कि महिलाओं को बजट में कि रसोई की फिक्र तो हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी और दूसरे पहलुओं पे भी हम कुछ गौर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, रेलवे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में, क्योंकि एक तो जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, और दूसरा पहले जो छूट मिला जाती थी रेलवे के अंदर जो कोविड के दौरान बंद कर दी गई थी, उनको वापस शुरू की जानी चाहिए। वृद्ध महिलाएं हैं या वृद्ध जन हैं, उनकी जो छूट की वो खत्म कर दी गई है। स्लीपर क्लास बहुत कम कर दिए गए हैं आजकल कोचेस, तो गरीब परिवार के भी लोग होते हैं, वो बहुत परेशान होकर के आते हैं। और इवन अगर मान लीजिए पैसा भी है, तो जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग होते हैं वो एसी में सफर करना पसंद नहीं करते या वो नहीं करना चाहते, कुछ स्वास्थ्य कारण भी होते हैं। तो गवर्नमेंट, चूंकि रेलवे एक ऐसा फैक्टर है कि इसमें सभी जाति, सभी धर्म, ऊंचे बड़े गरीब सभी लोग इसके अंदर यात्रा करते हैं, तो थोड़ा सा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की साफ सफाई को, प्लस टिकटों के अंदर जो है वो थोड़ी सी रियायत महिलाओं को स्पेशल मिलनी चाहिए, और टिकट्स की जो कोटा है महिलाओं का वो बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित सफर रेलवे का माना जाता है। जी चलिए, मैं 30 सेकंड भगवान सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। सर, अगर छोटी उसमें बात करें शॉर्ट टाइम में, तो वाकई एक कोई ऐसा बिंदु आपको लगता है कि एटलीस्ट इस पे फोकस सरकार को करना चाहिए? देखिए, सरकार को मैं ये कहूंगा कि 2 ऐसे फील्ड हैं जिसके ऊपर एक्चुअली उनको डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए। आपने देखा अभी रिसेंट में अजरबैजान और आर्मेनिया को बिना किसी टैक्स, मैकेनाइज्ड या इन्फेंट्री के ड्रोन से उनको हरा दिया। यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है वो ड्रोन्स का वॉर चल रहा है, और आप गाजा पे देख लीजिए जो टर्की और ईरान के जो ड्रोन्स हैं किस तरह से इजराइल के फौज का नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत पिछड़ी हुई है, इस पे जोर देना चाहिए। सेकेंडली, आज क्योंकि लड़ाई हैंड टू हैंड की नहीं है, ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज के वेपन्स की है। मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एयरफोर्स है। इनके क्या है कि ये दीज आर टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ऑफ साइबर स्पेस, आपका इंटेलिजेंस वॉरफेयर, ये जो वॉरफेयर, इनके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी इंडिजिनियसली डेवलप करना, बिल्कुल इन पे फोकस करने की जरूरत है। देखिए, ऑल सेक्टर्स अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की जरूरत हर जगह पे है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक पार्ट गवर्नमेंट अच्छा खासा देख सकती है। खैर, लेकिन एंट्री बजट है, बहुत ज्यादा हम उम्मीदें नहीं कर सकते इससे, लेकिन उम्मीद इस वजह से करते हैं कि चुनावी साल में अंतरिम बजट ही आता है, और उसमें जो घोषणाएं होती हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं। पब्लिक को ये लगता है कि चुनाव से पहले का बजट है, शायद हो सकता है कि हमें मिल जाए। लेकिन एक पार्टी कोई भी हो, जब अपोजिशन में होती है तो उसे रेवड़ी बताती है, सत्ता पक्ष में होते उसे वेलफेयर और पब्लिक ओरिएंटेड बजट बताती है। खैर, हमारी परंपरा बन चुकी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।